नमस्कार, एएमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान संपन्न हो चुका है। पहले फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें यूपी की 8 सीटें भी शामिल थी। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जो अब 6 बजे तक थम गया है। इन 8 सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, नगीना, मुरादाबाद और पीलीभीत शामिल है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक मुरादाबाद में 58.6% और रामपुर में 52.42% मतदान हुआ है। तो अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिजनौर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की, मुरादाबाद की आपको तस्वीरें, रामपुर की आपको जो 8 जिले थे जहां पर आज जो है मतदान हुआ है यूपी में, उनकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, कैराना, नगीना, पीलीभीत, तो इन सभी जो है जिलों में आज मतदान हुआ है। वहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन्हें कहा जाता है कि 8 सीटों पर सभी की निगाह भी बनी हुई थी। सहारनपुर की बात की जाए, कैराना की बात की जाए, बिजनौर की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, या फिर नगीना की, या मुरादाबाद, रामपुर या पीलीभीत की, तो सभी 8 सीटों पर सभी की निगाह भी बनी हुई थी, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर इस बार जो है राजपूत और जो ठाकुर समाज है वो काफी नाराज भी नजर आया है। हालांकि जो वोटर्स थे वो भी पहुंचे। अलग अलग जगह की कई ऐसी तस्वीरें थी जिन्होंने सबका देखने का एक नजरिया और सोचने का नजरिया चेंज कर दिया था। जिस तरह से आप मुजफ्फरनगर में देख सकते हैं कि जब दुल्हन की विदाई होनी थी, उस दौरान जो है दुल्हन खुद जो है मतदान केंद्र में पहुंची, अपना वोट डालने के लिए पहुंची, क्योंकि वो जानती है कि किस तरह से वोट जरूरी होता है। तो बिजनौर से अलग अलग हमने आपको तस्वीरें दिखाई है। तो 8 सीटों की आपको तस्वीरें हमने दिखाई है, जहां पर 8 जिलों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कहा जा रहा था कि ठाकुर समाज और जो राजपूत समाज है उसकी नाराजगी चल रही थी। तो वही उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। आपको बता दें कि आज जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें सहारनपुर सीट भी थी, जो हॉट सीट मानी जा रही थी। इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से राघव लखनपाल मैदान में उतरे थे। सुनिए सहारनपुर के डीएम ने क्या कुछ कहा है इसी बीच। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व पर मैं अपना अधिकार नीचे करो, आईडी नीचे, और उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इस अधिकार को के अंदर सहयोग करने का काम करेगी, क्योंकि हम लोग ये पूरा संविधान को जो रद्द करने की बातें हो रही हैं और संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, इनके ऊपर विराम लगना चाहिए। देखिए, हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, आगे का कुछ कह नहीं सकता, अभी तक कोई शिकायत नहीं। कहाँ त्रिकोण दिखाई दे रहा है? यहाँ तो सीधा मुकाबला है, और मुकाबला भी नहीं है। किसके साथ है मुकाबला? हम लोग बहुत आगे हैं। देखिए, हमारे और भाजपा के बीच में पूरे देश के अंदर है। इंडिया वर्सेज एनडीए पूरे देश में चल रहा है, तो हमें कहीं कोई मुकाबला ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कहीं मुकाबला कोई दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव एक तरफा बहुत भारी वोट से जीते। ये चुनाव सबसे बड़ी बात है कि मैं सहारनपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि सहारनपुर की जनता ने सौहार्द की जीत की, प्रेम की जीत की, भाईचारे की जीत की, और इस बार किसी भी प्रकार का ध्रुवीकरण जो है वो नहीं होने दिया, और लोगों के अंदर मोहब्बत और प्यार के साथ एक तरफ हिंदू बूथ के ऊपर भी इमरान इमरान हो रहा है, मुस्लिम बूथ पर भी इमरान, दलित बूथ पर भी इमरान। तो ये जो माहौल बना है, मैं इसके लिए सहारनपुर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, लोगों ने मुझे वचन दिया और अपने वचन को निभा रहे हैं, उनका हृदय से आभार। तो वही लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई। कैराना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी इकरा हसन मतदान ने वोट किया उन्होंने। तो वोटिंग के बाद इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। कार का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट। चुनाव अच्छा चल रहा है और जो लोग हैं वो लोग सब एकत्रित हो रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, और आप देखेंगे कि एक चुप्पी है इस चुनाव में लोगों के अंदर। वो जो चुप्पी है वो कभी भी सरकार के हित में नहीं हो सकती। सरकार के खिलाफ है, लोगों ने मन बना लिया है अंदरूनी तरीके से, लेकिन ये जो सरकार है जिस तरीके से तानाशाही चलाती है, इसलिए लोग चुपचाप बिना प्रदर्शन के इनके खिलाफ खड़े हैं और वोट डाले। जी, कुछ जगहों पर मशीनें खराब हैं और हमने उनकी शिकायतें डाली हैं, और हमें प्रशासन से हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जितना टाइम वेस्ट हुआ है उतना ही टाइम हमें मतदान के बाद मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि ये अधिकार है हमारे वोटर्स का, हमारे लोगों का, कि उन्हें पूरा टाइम मिले। तो यही हमारी अपेक्षा है, और मेरी सबसे अपील है कि सब लोग आकर अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाकर वोट डालें। जी, मुझे ऐसी जानकारी मिली है, और ये वहाँ पर पिछली बार आई थिंक
94% वोट भाजपा के पक्ष में हुआ था। तो बहिष्कार भाजपा के खिलाफ हुआ है। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है हमारे माननीय सांसद जी, उनकी कुछ कार्यशैली इस तरीके की रही है जिसके खिलाफ वहाँ पर। वहीं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नर्सिंग होम पर आज पुलिस पहुंची। पुलिस का कहना है कि सांसद डॉक्टर एसटी हसन के नर्सिंग होम पर चुनाव की वेबसाइट खोलकर चुनाव की पर्ची निकाली जा रही है। पुलिस की सूचना पर नोडल मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंच गए। वहीं सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक सब इंस्पेक्टर पर बिना इजाजत घर में घुसने और स्टाफ से बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया है। सपा सांसद ने कहा कि क्या मतदाताओं को चुनाव आयोग की वेबसाइट से उनकी और अपने परिवार की पर्ची निकालना अपराध है। एसटी हसन ने कहा कि एक सांसद का प्रोटोकॉल नहीं मालूम, सब इंस्पेक्टर को बिना इजाजत घर में घुसकर परेशान किया जा रहा है। सांसद एसटी हसन ने आगे कहा कि चुनाव आयोग और पुलिस अधिकारियों से दारोगा की शिकायत की जाएगी। देखिए, मेरा ऑफिस है, यहाँ कंप्यूटर हर वक्त चलते रहते हैं। इलेक्शन चल रहा है, बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है कि हमारा वोट कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। इलेक्शन कमीशन की साइट पे वो देख के बताया जा रहा है। मेरे अपने घर की पूरी पर्चियाँ नहीं आई हैं, वो पर्चियाँ मैं निकालने के लिए मैंने इनसे कहा था। एक शख्स जो 2 स्टार सब इंस्पेक्टर लग रहा था, सोहित सीवाल नाम है उसका, वो आके डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर में घुसा बगैर किसी की इजाज़त के। एक सांसद का ना तो उसे प्रोटोकॉल मालूम है, ना ही उसे तमीज़ है। घुसने के बाद जब उसको मना किया गया तो उसने मिसबिहेव किया मेरे स्टाफ के साथ। देखिए, मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं पता करूंगा कि किस तरह की पर्ची निकाली जाती है। तो पर्ची क्या वोटर्स की पर्ची थी, किसकी पर्ची थी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसको मैं दिखवाऊंगा, कोई बात होगी तो मैं उसको क्या। सर, आपके एसडीएम सदर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कोई मैं उनसे वार्ता करूंगा। तो आज यूपी में भी मतदान हुआ है, जहां पर 8 सीटों पर मतदान किया गया। लेकिन इसी बीच जो है 8 जो ऐसी सीटें थी जहां पर सभी की निगाह बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर ज्यादा थे सिर्फ पीलीभीत को छोड़कर। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता, और साथ ही साथ जो है सिद्धार्थ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जो है आपका रुख करना चाहूंगी नगेंद्र, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग हुई है आज यूपी में, 8 ऐसी सीटें थी जिस पर सभी की निगाहें बनी थी, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स वहां पर ज्यादा थे। क्या लगता है, क्योंकि 8 सीटों पर राजपूतों की नाराजगी भी थी, ठाकुरों की नाराजगी चल रही थी, तो क्या लगता है कि इस बार कितना चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए भी? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार राजपूत समाज की तरफ से वहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, खास तौर से बीजेपी को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। आप देखिए कि सहारनपुर में एक बड़ी रैली भी राजपूत समाज की तरफ से की गई बीजेपी के खिलाफ। तो क्या जो ठाकुर समाज है वो बीजेपी के खिलाफ इस चुनाव में गए हैं? उनकी जो नाराजगी थी, क्या वो जब वोट डालने गए उस वक्त तक भी उनके साथ थी? क्योंकि तमाम तरह की कोशिशें की गई बीजेपी की तरफ से ठाकुर समाज को मनाने की। आप देखिए कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी वहां लगभग आधा दर्जन जो जनसभाएं हैं वो की गई। तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी और इसको बीजेपी भी समझती थी। लेकिन अब जब वोट डालने लोग गए तो क्या वो नाराजगी पोलिंग बूथ तक भी थी? ये जब नतीजे आएंगे उस वक्त पता चलेगा। लेकिन आप देखिए कि इन 8 सीटों की यदि बात की जाए तो यहां किसी की भी राह आसान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते या कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि 8 की 8 सीट किसी भी पार्टी के खाते में जा रही हैं। हर सीट पर टक्कर है। चाहे आप सहारनपुर की यदि बात करें तो यहां से फजलुर रहमान जो हैं वो 2019 में बीएसपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर माजिद अली को दिया है। और आप देखिए कि माजिद अली कहीं भी सहारनपुर में टक्कर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहां जो मुकाबला है वो बीजेपी के राघव लखनपाल और कांग्रेस या ये कहें कि गठबंधन प्रत्याशी जो हैं इमरान मसूद, उनके बीच में देखा जा रहा है। और आप देखिए कि शुरू से ही लगातार जो इमरान मसूद हैं, कभी 2014 के उनके बोल सुनिए और अब 24 आते आते चुनाव में उनके बोल देखिए कि वो रघुकुल रीत उनको अब याद आ गई है और
लगातार भगवान राम की भक्ति में वो दिखाई दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर समाज की वोट उनको मिली हैं या मिलेंगी। तो आप देखिए उसी तरह से आप आइए कैराना लोकसभा की यदि बात की जाए तो मौजूदा जो सांसद हैं वहां वो बीजेपी के हैं और उन पर ही इस बार भी पार्टी की तरफ से दाव लगाया गया है। इकरा हसन यहां गठबंधन प्रत्याशी हैं और उनकी तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से तानाशाही देश के अंदर चली है उससे लोग परेशान हैं और हर समाज की वोट उनको भी मिल रही है। और आप देखिए कि जो चुनाव आयोग के लिए अभी भी टेंशन की बात है वो ये है कि इतने दावे करने के बावजूद आपने देखा होगा कि जब चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया था तो उस वक्त कहा गया था कि अब चुनाव प्रक्रिया जो है वो बहुत सहज कर दी गई है। जो वोटर है उसको पोलिंग बूथ तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर की दूरी वोटर के लिए रखी गई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने जाएं। लेकिन आप देखिए कि 5 बजे तक यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई है अभी लगभग 58% जो वोट है वो डली है। तो इतने दावे करने के बावजूद भी, इतनी सारी चीज बदलने के बावजूद भी यह चुनाव आयोग को अभी भी मंथन करना होगा क्योंकि अभी और 6 फेज का चुनाव बाकी है कि आखिर जो वोटर है वो पूरी तरह से इंटरेस्ट क्यों चुनाव के अंदर नहीं ले रहा है। तो ये अब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटें थी उनकी बात है और हर सीट पर टक्कर है। कहीं आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा किसी का भी माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, यानी कि वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है वो नहीं पता चल रहा है क्योंकि जो समीकरण लगातार लगाए भी जा रहे हैं, जो गणित लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब गलत साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि अब वो 4 जून को ही समझ में आएगा कि आखिर वोटरों के दिल में क्या था। ठीक है, सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि अब अलग अलग जगह पे जिस तरह से अभी नगेंद्र ने हमें बताया कि वोट प्रतिशत वाली बात भी उन्होंने कही है कि अब चुनाव आयोग ने, हालांकि इससे पहले जो है एक बड़ा चुनौती भी उनके सामने थी और एक बड़ा दावा किया था कि इस बार जो है वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। अगर पिछले चुनाव से इस चुनाव की अगर बात की जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या लगता है कितना वोट प्रतिशत घटता हुआ नजर आया पहले फेज में? देखिए बिल्कुल सहारनपुर में फिर एक बार वोटिंग काफी ज्यादा हुई है। 63% वोटिंग हुई है सबसे ज्यादा। ठीक, तो क्या लगता है सिद्धार्थ, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि अगर 21 राज्यों की अगर बात की जाए तो सबसे कम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे कम वोट प्रतिशत रहा है। कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? क्या मुद्दे बड़ा कारण थे या फिर टिकट जो काटे गए हैं कई जगहों पर वो बड़ा कारण थे? कट गया है जी। ठीक है, नगेंद्र आपके पास वापस आना चाहूंगी क्योंकि कैराना की हम लोग बात कर रहे थे। कैराना एक ऐसी सीट है जहां पर कहा जाता है कि लोग अपना गणित लगाते हुए रह जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं वो अपना गणित लगाते रह जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कैराना के लोगों के मन में क्या है, क्योंकि हर बार परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या इस बार भी वो परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, ये अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी, खासतौर से यदि मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबले में गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, मौजूदा सांसद भी हैं प्रदीप चौधरी, उनके बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां भी आप देखिए कि यदि ठाकुर समाज की नाराजगी रही है बीजेपी से तो फिर कुछ भी उलटफेर हो सकती है। और कई जगह हमने देखा कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको ठाकुर समाज के विरोध का सामना करना पड़ा था जब वो वोट मांगने के लिए गांवों में, खासतौर से जो देहात के क्षेत्र हैं उनमें जब वो वोट मांगने के लिए जा रहे थे तो उन्हें काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि विरोध उनको वोट मांगने के दौरान भी ठाकुर समाज का झेलना पड़ा था। तो कुछ भी कह सकते हैं बबीता की कैराना में भी जो नतीजे हैं वो चौंका सकते हैं क्योंकि अभी तक, और अगर यदि नतीजे बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो आप देखिए कि जिन 400 सीट पार का आप दावा कर रहे हैं, यदि पहले फेज में ही झटका लगता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो दावे बीजेपी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। ठीक,
सिद्धार्थ, आपका रुख दोबारा करना चाहूंगी क्योंकि उस समय थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आपसे बात नहीं हो पाई थी। तो क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि वोट प्रतिशत लगातार कम हुआ है, कारण क्या हो सकता है इसमें? क्या मुद्दे बड़ा कारण थे या फिर टिकट कटना बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, पिछली बार भी इसी तरीके से लगभग वोटिंग प्रतिशत था। चुनाव आयोग लगातार दावा कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 63% वोटिंग हुई और ओवरऑल 58% के लगभग वोटिंग हुई 8 सीटों पर। देखिए, अब ये टेंशन का विषय है चुनाव आयोग के लिए। अब देखना ये किस तरीके से चुनाव आयोग आगे इसको लेकर करता है, जो आने वाले फेज में होते हैं क्या तैयारियां करता है। जबकि चुनाव आयोग लगातार कर रहा था और जो वहां का प्रशासनिक अमला था वो भी लगातार ये कर रहा था कि हमने काफी प्रचार प्रसार किया, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक सामान्य मतदान हुआ है, जिस तरीके से 2019 में हुआ था उसी तरीके से इस बार भी हुआ है। हवा का रुख किस ओर लगता हुआ नजर आ रहा है, अभी बहता हुआ किस ओर नजर आ रहा है? क्योंकि पहले फेज में चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है अभी फिलहाल के लिए? देखिए, हर सीट पर लड़ाई है, ये कोई नहीं कह सकता कि क्लीन स्वीप हो जाएगा। जिसके प्रवक्ता चाहे जितना दावा कर ले, लड़ाई हर सीट पर है। चाहे कैराना की बात कर ले, सहारनपुर में बात कर ले, नगीना की बात कर ले, बात कर ले, चाहे जिन सीटों की आप बात कर ले, सब पर लड़ाई होगी और आमने सामने लड़ाई है। और ये कोई नहीं कह सकता कि क्लीन स्वीप हो जाएगा। यानी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ठीक है नगेंद्र, क्योंकि बिजनौर सीट की अगर बात की जाए, हालांकि यहाँ पर हिंदू जो है आबादी काफी ज्यादा है, हिंदू मंदिर को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर जो है चीजें देखी जा रही है कि बीजेपी का सपोर्ट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। लेकिन अगर 2019 की बात की जाए तो बसपा के खाते में ये सीट गई थी, तो क्या कहा जा रहा है? मल्लुक नागर यहाँ से जीते थे, इस बार क्या कहा जा रहा है? देखिए, 2019 की यदि बात करें तो बिजनौर से बीएसपी के मल्लुक नागर को जीत मिली थी और आप देखिए कि बीएसपी की तरफ से उनका टिकट इस बार काट दिया गया है और वो अब बीएसपी छोड़कर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव भी बन गए हैं। तो ये तो रही मल्लुक नागर की बात। अब उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी को मौका दिया गया है और आप देखिए कि यदि बिजनौर की बात करें तो यहां मुस्लिम आबादी 41% है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर नहीं उतारा गया है। तो यहां की यदि बात करें तो जो मुस्लिम समाज है उसकी तरफ से बहुत ज्यादा रुचि चुनाव में इस बार नहीं दिखाई गई है। और आप देखिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार की यदि बात करें तो जातीय और धार्मिक आधार पर ना सिर्फ टिकट दिए जाते हैं बल्कि वोटिंग भी यहां पर इसी आधार पर होती है। और आप देखिए कि यदि कैराना और सहारनपुर छोड़ दें तो बाकी जगह कम ही मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उन पर भरोसा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिखाया गया है। आप मुरादाबाद देखिए कि जहां से मौजूदा सांसद हैं एसटी हसन, उनका टिकट काटकर वहां रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। तो इसकी नाराजगी भी वहां समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको देखने को मिलेगी। तो हर सीट का अपना अलग अलग गणित है। लेकिन नगेंद्र, यहाँ पर यह भी देखा गया कि राम मंदिर का जब से मुद्दा हुआ था या फिर आंदोलन के बाद से बीजेपी की यहाँ पे सीटें लगातार ही बढ़ती रही है, यहाँ पर लगातार वोट परसेंट बढ़ता रहा है। नहीं, देखिए, जिन 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है बबीता, इनकी यदि बात की जाए तो 2019 में इन 8 सीटों में 3 सीट महज बीजेपी के पास थी, जिनमें मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत, ये 3 सीट बीजेपी के पास थी। बाकी 3 सीट जो है नगीना, बिजनौर, ये बीएसपी के खाते में थी। रामपुर और मुरादाबाद ये 2 समाजवादी पार्टी के खाते में थी। तो अब जो चेंजेस भी यदि होते हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं लगता है कि यहां बीजेपी के लिए भी है। हालांकि जिस तरह से दावे अभी किए जा रहे हैं या कुछ सर्वे भी आए हैं तो उनमें जरूर एनडीए को 7 सीट दिखाई जा रही है, लेकिन जिस तरह का मुकाबला हो रहा है वहां एकदम ये कह देना कि बिल्कुल या तो बीजेपी आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहां हर सीट पर टक्कर है। तो देखना है कि किस तरफ वोटर गया है, ये 4 जून को ही पता चलेगा। ठीक है सिद्धार्थ, क्योंकि अब जिस तरह से देखा हमेशा ही गया है कि जब भी वोट होने शुरू हो जाते, चुनाव आते हैं, तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आता है। इस बार भी अखिलेश यादव ने काफी गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगा दिए हैं।
देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहे, आज भी आरोप लगाते रहे। समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी लगातार चुनाव आयोग में शिकायत करते रहे कि लगातार प्रशासन उनके साथ उत्पीड़न कर रहा है। लेकिन जो चुनाव आयोग का कहना ऐसा कुछ नहीं है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया है। अभी तक पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से रहा। हाँ, एक चीज की लगातार ही शिकायत मिलती रही कि मशीनों में काफी गड़बड़ी रही, ईवीएम लगातार खराब होती रही, एक एक घंटे तक मतदान बाधित रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मतदान फिर स्टार्ट करा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार प्रशासन के ऊपर आरोप लगाता रहा। मुरादाबाद को लेकर एसटी हुसैन लगातार आरोप लगाते रहे। मुजफ्फरनगर की बात करें, वहां पर लगातार आरोप लगाते रहे प्रत्याशी। रामपुर लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पर तो अखिलेश ने यही वाली बात बोल दी है कि वोट प्रतिशत इसलिए कम रहा है क्योंकि इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है। वो चाहती नहीं है कि वोट परसेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। देखिए बिल्कुल उनका कहना था कि कैसे प्रशासन के कारण लोग बाहर नहीं निकले, लोग और जब काफी लोग जब ईवीएम खराब हो गई तो उसके बाद लोग लौट गए, लाइन लगी तो लगा, फिर आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी सिरे से इन सब चीजों को नकार दिया है और चुनाव आयोग का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा मतदान कराया। ठीक नगेंद्र, क्योंकि अगर मुरादाबाद की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी इस बार पसमानदा मुसलमानों को साधने का पूरी तरह से जो है प्रयास कर रही थी। हालांकि जो अखिलेश यादव का जो पूरा का पूरा फोकस था वो पीडीए पर था, जो अगर दलित समाज वगैरह इस पर था पूरा। तो क्या कहा जाए कि पसमानदा मुसलमानों को जिस तरह से साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है उसका कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिलेगा? देखिए, यदि बीजेपी की बात की जाए तो ना सिर्फ पसमानदा मुसलमान बल्कि सभी मुस्लिमों पर दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि अब जो मुसलमान हैं उनका रुख बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखिए कि एक कैंपेन भी चलाई गई थी मोदी भाईजान करके, जिसमें कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको दिखाया जा रहा था कि मौजूदा सरकार से जो 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है, मोदी का रहा है, उससे लोग खुश हैं। और अब जिन मुसलमानों को लगातार बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से, सरकार से डराया जा रहा था, अब वो लोग भी बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन इन दावों में बहुत ज्यादा जान दिखाई नहीं देती है। आप देखिए कि जब नतीजे आएंगे तो वो अपने आप बता देंगे कि कौन किसके साथ गया है। हालांकि दावे आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो ना सिर्फ पीडीए की बात कर रहे हैं बल्कि मुस्लिम समाज पर भी अपना दावा हमेशा से वो रखते रहे हैं। तो क्या जो दावे अखिलेश यादव कर रहे हैं वो सही होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत है। उसी तरह से यदि बीजेपी के नेताओं से पूछा जाएगा तो वो 8 की 8 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से यदि देखा जाएगा तो फिर जो गठबंधन प्रत्याशी हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो दावे सभी की तरफ से किए जा रहे हैं और इससे पहले भी सभी ने चुनाव जिस वक्त वोटिंग के लिए लोगों के पास संपर्क किया जा रहा था उस वक्त भी सभी अपने अपने पक्ष में बता रहे थे। लेकिन जो वोटर है उसका मूड क्या है वो अभी साफ बिल्कुल नहीं वो है। 4 जून तक पता चल जाएगा। वहीं पर सिद्धार्थ, क्योंकि जिस तरह से वीआईपी सीटों में से एक पीलीभीत की जो सीट है जहां पर वरुण गांधी लगातार लड़ते आ रहे थे, उससे पहले मेनका गांधी लड़ रही थी, मतलब गांधी परिवार के हिस्से में था, 30 सालों से लड़ते हुए आ रहे थे और भरपूर प्यार भी यहाँ पर पीलीभीत के लोगों का मिला था। लेकिन उसके बाद जो है अब जितिन प्रसाद को यहाँ पर टिकट दे दिया गया है, बीजेपी ने जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया है। तो क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वोट प्रतिशत भी काफी कम रहा है, क्या इसके पीछे कारण वरुण गांधी हो सकते हैं क्योंकि उनका अपना एक कोर वोट बैंक है? पर हमेशा ये हावी रहा पूरे चुनाव पर कि ये बाहरी है इस तरीके का मुद्दा। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो लगातार कह रहे थे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज से वो जूझते रहे और अंतर कला बीजेपी में लगातार रही। और जो वरुण गांधी का जो लोग थे उस तरीके से उन लोगों ने सहयोग नहीं किया है। लड़ाई है पीलीभीत में भी, इस बार हर बार बीजेपी आसानी से वहां चुनाव जीत जाती थी, लेकिन इस बार लड़ाई वहां पर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। तो बनता कहीं ना कहीं कुछ उलटफेर हो सकता है और बीजेपी यहाँ पर काफी संघर्ष करते दिख रही है। और देखिए मतदान प्रतिशत की बात कर ले तो मतदान प्रतिशत कई शहरी इलाकों में मतदान प्रतिशत ठीक ठाक रहा।
ठीक ठाक रहा। बीजेपी का यही दावा होता है कि जब जहां मतदान प्रतिशत सही होता है शहरी में रखेगा तो हमारा वोटर शहरी इलाकों में ठीक ठाक होता है और ज्यादा वोट करता है। लेकिन सिद्धार्थ, इसी बीच ये वाली बात भी है कि कहते हैं ना कि 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है। 30 सालों से वोटर्स का प्यार भी जो है भरपूर जो है गांधी परिवार को मिल रहा है, तो क्या कहा जाए, जितिन प्रसाद की साख इस बार दांव पर लगी है? देखिए बिल्कुल जितिन प्रसाद की साख तो दांव पे लगी है बबीता, क्योंकि आसान नहीं है। देखिए जब जो उन्होंने एक लेटर लिखा था, आपको याद होगा वरुण गांधी ने जब वो छोड़ रहे थे तो बहुत भावुक होकर उस लेटर को लिखा था कि मैं आपके साथ रहूंगा। और उसके बाद फिर जब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा था कि नहीं वो हमारे साथ है, तो इस तरीके की सफाई देनी पड़ी थी। देखिए अंतर कला तो है इस सीट पे भी। देखिए टिकट कटने के बाद जो उनके समर्थक वरुण गांधी के वो उस तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। अब एक ही सहारा है जितिन प्रसाद के पास कि कमल का फूल, वही एक निशान, वही जिस तरह से कमल का फूल खिलता आ रहा है वो एक बार दोबारा पीलीभीत में खिलेगा या फिर नहीं, वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यानी कि वोटिंग अब थम गई है। इसी बीच कहा जा रहा है कि मतदान काफी कम हुए हैं, परसेंटेज काफी कम रहे हैं, लेकिन दावे अलग अलग बीजेपी की तरफ से या फिर अन्य पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं कि उनकी पार्टी को भरपूर सहयोग जो है वो वोटरों की तरफ से मिलने वाला है। हालांकि 4 जून का इंतजार है, किसको कितना सहयोग मिलेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।